नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 9 का एक इम्पॉर्टेंट सैम्पल पेपर लेके आए हैं और ये जो सैम्पल पेपर होने वाला है ये नेशनल साइंस ओलंपियाड जो होता है उससे रिलेटेड सैम्पल पेपर होगा। सबसे पहले हम लोग पैटर्न देख लेते हैं कि पैटर्न क्या रहने वाला है पेपर का। तो देखिए 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लॉजिकल रीजनिंग के, बेसिक रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। ज़्यादातर बच्चों से आते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो ये कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है, प्रॉब्लम वाली चीज़ आती है साइंस की। अब साइंस में अगर आप देखेंगे 2 सेक्शंस दिए गए हैं, पहला साइंस खुद दिया गया है, दूसरा अचीवर सेक्शन दिया गया है। अब यहाँ पर जो अचीवर सेक्शन है उसमें भी साइंस के ही क्वेश्चन पूछे आते हैं। ये 5 होंगे, थोड़े से टफ होंगे, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा। यहाँ पर अगर आप बेसिक साइंस का देखेंगे तो 35 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। हम लोग फिलहाल इसको और यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे, मतलब अचीवर सेक्शन और साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। 40 एमसीक्यूज हम लोग यहाँ पर लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस। अब देखिए जब सॉलिड का कन्वर्जन डायरेक्टली गैस में हो जाए तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, तो ये क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन हो जाएगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को टफ करना होता तो क्या पूछ लेते कि गैस अगर मान लीजिए सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, तो जब गैस सॉलिड में कन्वर्ट होती है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इसको सब्लिमेशन नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, डिपोजिशन कहेंगे। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम क्या है, डेफिनेट है। नो डेफिनेट शेप, लेकिन शेप जो है वो डेफिनेट नहीं है। ऐसा किस में होता है, तो देखिए डेफिनेट वॉल्यूम है और ये किस में होता है, लिक्विड में होगा, सॉलिड में भी होगा, ठीक है। लेकिन शेप डेफिनेट नहीं है, तो शेप तो सॉलिड में डेफिनेट होता है लेकिन लिक्विड में डेफिनेट नहीं होता है। तो जो प्रॉपर्टी दी गई है किसकी है, लिक्विड की है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन इन्वॉल्व। देखिए हमने आपको बताया भी था, ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि डिपोजिशन का मतलब क्या होता है। द डिपोजिशन का मतलब होता है गैस इनटू सॉलिड। तो गैस का कन्वर्ट होना किस में, सॉलिड में, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, डिपोजिशन कहेंगे। अच्छा, आपसे पूछा जा सकता है सब्लिमेटिंग सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। तो याद रखिएगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्लिमेटिंग सब्सटेंस होता है। इसके बाद कैम्फर जो होता है, ठीक है, कैम्फर भी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्लिमेटिंग सब्सटेंस होता है। ये दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है कि जहां पर कहीं पे भी आप देखेंगे तो जो कंसंट्रेशन होता है वो हर जगह क्या होता है, सेम रहता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अब यहाँ देखिए क्या कहा गया, सॉल्ट दिया एंड वाटर दिया है, सैंड एंड वाटर दिया है, गलत है। शुगर एंड सॉल्ट भी गलत है। एयर जो है ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर देखने को मिलेगा, ठीक है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी तीनों के तीनों जो हैं ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच टेक्निक इज यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड कॉमन सॉल्ट। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या कहा गया, आयोडीन और कॉमन सॉल्ट दो चीजें हैं और आपको सेपरेट आउट करना है। तो देखिए कौन सा मेथड यूज होगा, तो आयोडीन जो है एक सब्लिमेटिंग सब्सटेंस है, ठीक है। तो अगर दोनों को एक साथ में रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तुरंत इवापोरेट होके उड़ जाएगा, बचेगा क्या, केवल कॉमन सॉल्ट। तो यहाँ पर जो मेथड यूज किया वो कौन सा हुआ, सब्लिमेशन यूज हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, ठीक है। अच्छा, क्रोमेटोग्राफी एक टर्म दिया गया है, तो कलरिंग सब्सटेंसेस को, ठीक है, कलर्ड सब्सटेंसेस को जब फिल्टर आउट करना है होता है, या ये कह सकते हैं सेपरेट आउट करना होता है, तो हम लोग क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज करते हैं। अगले पे आते हैं, सॉल्यूशन दैट कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर सोल्यूट। तो देखिए ऐसा सॉल्यूशन जो और ज़्यादा सोल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकता है एट गिवन टेम्परेचर, ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। और जिसमें और सोल्यूट को डिसॉल्व किया जा सकता है उसको क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। अगले में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है एलिमेंट का सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है, दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। अभी जो एटम्स होते हैं, ठीक है, एटम सबसे छोटा पार्ट है किसी भी एलिमेंट का, और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। आयन अगर आप देखेंगे, प्रोटॉन देखेंगे, ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में होते हैं, मॉलिक्यूल में कंबाइंड फॉर्म में होते हैं और तब ये पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन एटम जो है ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकता है केमिकल रिएक्शन में।
अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर। अब देखिए वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दिया गया है, तो H2O होता है, सबको ही पता होगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, H2O2, ये क्या है, ये है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। क्वेश्चन टफ तब होता जब यहाँ पे वाटर की जगह दे देते हैवी वाटर, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी में हैवी वाटर दे दिया जाता तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते और वो H2O पे टिक कर देते और पहला ऑप्शन H2O ही दिया रहता। तो हैवी वाटर होता है D2O, ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। डी जो है वो आइसोटोप होता है किसका, हाइड्रोजन का। 9th क्वेश्चन पे आते हैं, एल्युमिनियम की वैलेंसी पूछी गई है। तो देखिए वैलेंसी निकालने का तरीका बहुत आसान है, एटॉमिक नंबर पहले देख लीजिए। जैसे Al है एल्युमिनियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 13, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर 13 है तो क्या करना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर दिए, तो 2,8,3 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। अब देखिए स्टेबल बनाना है सब्सटेंस को, जो भी आपके पास एलिमेंट है, एटम है, उसको स्टेबल बनाना है। कैसे स्टेबल बनेगा, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन अगर हट जाएंगे तो आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स हटते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वही क्या होती है, वैलेंसी होती है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हटे, 3, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई और एलिमेंट होता जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 होता, तब उसकी वैलेंसी क्या हो जाती, 1 हो जाती। लेकिन मान के चलिए अगर कोई मतलब एटम है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 28,6 है, ठीक है। अब इसकी वैलेंसी 6 नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर से गेन कर लेगा। तो जितने गेन करेगा वो इसकी वैलेंसी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी वैलेंसी इसकी, 2 हो जाएगी। तो ऐसे याद रखिएगा, चीज़ों को आसानी से किया जा सकता है। विच सब एटॉमिक पार्टिकल हैज अ निगेटिव चार्ज, तो किसके पास निगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के पास। न्यूट्रॉन के पास नहीं होता, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब देखिए निगेटिव से तुरंत बच्चा क्या करेगा, न्यूट्रॉन पे टिक कर देगा, जबकि न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल है। इलेक्ट्रॉन जो होता है ये कैसा है, निगेटिवली चार्ज्ड होता है, ठीक है। प्रोटॉन कैसा है, रदरफोर्ड ने खोजा था, पॉजिटिवली चार्ज्ड। न्यूक्लियस की भी खोज किसने करी है, तो रदरफोर्ड ने ही करी है, एक तरीके से कह सकते हैं। ये भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। अच्छा पूछा सकता है न्यूक्लियस के अंदर क्या नहीं होता, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी होता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस में बाहर घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं ऑर्बिट्स में, तो ये अंदर नहीं होते न्यूक्लियस के, ठीक है। सारी बातें थोड़ी बहुत आपको पता होनी चाहिए। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइएगा कि न्यूट्रॉन की खोज किसने करी, ठीक है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। इसमें कहा गया द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम डिटरमाइंस इट्स। अब देखिए जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, तो प्रोटॉन क्या बताते हैं, तो देखिए कोई भी अगर मान लीजिए न्यूक्लियस है तो इसमें 2 चीजें होंगी, न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा। प्रोटॉन क्या बताता है, उसका एटॉमिक नंबर बताता है, याद रखिएगा, प्रोटॉन जो है उसका एटॉमिक नंबर बताता है। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जब दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या बताता है, मास नंबर बताता है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर क्योंकि यहाँ पूछा गया है, प्रोटॉन्स क्या बताएगा, तो ये एटॉमिक नंबर बताएगा, ठीक है। याद रखिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर नहीं होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर होता है। अगले पे आते हैं, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ डैश। अब देखिए अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जब हुआ था तो उससे रदरफोर्ड ने किस चीज़ की डिस्कवरी करी, मतलब किस सब्सटेंस की डिस्कवरी हुई थी, या कह सकते हैं किस स्मॉल मतलब माइक्रो एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी होती है यहाँ पर, ये आपको बताना है। तो ये होती है न्यूक्लियस की डिस्कवरी, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। अगले पे आते हैं, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो पता ही होगा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है, सेल होती है, ठीक है। सेल के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, टिश्यू बनता है, ठीक है। टिश्यू के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। ऑर्गन कई सारे कंबाइन करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ठीक है। और ऑर्गन सिस्टम जब कई सारे कंबाइन करते हैं तो एक ह्यूमन बॉडी बनती है, बॉडी बनती है एक, ठीक है। तो ये पूरी एक ये कह सकते हैं पूरा एनालॉगी है, पूरा हायरार्की है, किस तरीके से कोई चीज़ बनती है। तो सबसे छोटा कौन है, सेल है। तो इसीलिए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या कही गई, सेल कही गई। विच ऑर्गेनल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे पावर हाउस पूछा जाता है, सुसाइडल बैग्स पूछा जाता है, ठीक है। प्रोटीन फैक्ट्री पूछा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री पूछा जाता है। तो ये कुछ ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो सुसाइडल बैग्स क्या होते हैं, लाइजोसोम होते हैं, ठीक है, लाइजोसोम्स होते हैं।
इसके बाद प्रोटीन फैक्ट्री अगर आप देखेंगे तो प्रोटीन फैक्ट्री कौन होते हैं, तो ये राइबोसोम्स होते हैं। तो राइबोसोम्स जो होते हैं क्या होते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे यहाँ पूछा ही गया पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, तो पावर हाउस ऑफ द सेल कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अगर ब्रेन ऑफ द सेल पूछा जाए, ब्रेन ऑफ द सेल कौन होता है, तो ब्रेन में आप क्या आंसर देंगे, न्यूक्लियस जो होता है ये सेल का ब्रेन होता है, ठीक है। ये सारी बातें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगले पे आते हैं, अगला देख लेते हैं अगला क्या कह रहा है, ठीक है। अगले में कहा गया, क्वेश्चन नंबर 15 है, द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सेल इज कॉल्ड। अब देखिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है कि कुछ कुछ पार्टिकल्स को एंटर करने देगी और एग्जिट होने देगी, ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसमें होता क्या है, मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है, जो सेल को सराउंड करती है, उसको कहते हैं, उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल वॉल क्या होती है, जो सेल को प्रोटेक्ट करके रखती है, आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट सेल होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है किसी भी सेल की, उसको सेल वॉल कहते हैं। सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ये भी वही सेम काम करती है जो सेल मेम्ब्रेन करती है। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है, तो फैट्स और लिपिड्स की बनी होती है, फैट्स एंड लिपिड्स की बनी हुई होती है। ये भी पूछा आता है, इसलिए ये भी आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ अवर बॉडी। देखिए, हम लोग की बॉडी में जो भी मूवमेंट होता है उसके लिए जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, बहुत सिंपल है। कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल पूछा जा सकता है, ब्लड, ठीक है, ब्लड याद रखिएगा कैसा टाइप का टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। ब्रेन से रिलेटेड जो भी टिश्यू है उसको नर्वस टिश्यू कहेंगे, ठीक है, बाकी और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। आगे आते हैं, जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, देखिए दो होते हैं, एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। तो फ्लोएम जो है, पहले फ्लोएम बता देते हैं आपको, फ्लोएम किस चीज से रिलेटेड है, तो फ्लोएम जो होता है ये फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। और जाइलम क्या है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है प्लांट्स में। तो 17 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले पे आते हैं, द टाइप ऑफ टिश्यू दैट फॉर्म्स आउटर कवरिंग ऑफ बॉडी एंड ऑर्गन्स। तो देखिए, कोई भी अगर ऑर्गन है या पूरी बॉडी है, उसकी जो आउटर कवरिंग है जिसको स्किन कहते हैं, ये किस टिश्यू से बनी हुई है, तो ये बनी हुई है एपिथेलियल टिश्यू से। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले पे आते हैं, 19th क्वेश्चन में कहा गया, द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय कैरलियस लाइनियस। अब देखिए यहाँ पर जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, पहली चीज से पूछी जा सकती है किसने दिया था, तो कैरलियस लाइनियस ने दिया था, ठीक है। इसको कहा क्या जाता है, इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे बाइनोमियल का मतलब दो नाम इसमें होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए टीक का अगर नाम देखा जाए तो एक होता है टेक्टोना, पहले टेक्टोना लिखते हैं और फिर क्या होता है, ग्राइंडिस होता है। तो इस तरीके से अलग अलग नाम आप देखेंगे, बायोलॉजिकल नेम जो होते हैं इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी कहा जाता है, ये कैरलियस लाइनियस ने दिया था। 20th क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मोनेरा किंगडम। ठीक है, तो मोनेरा किंगडम का इसमें कौन सा पार्ट नहीं है, कौन इसमें मोनेरा किंगडम में इंक्लूड नहीं होगा, तो जो अमीबा होता है ये मोनेरा नहीं होता है। बाकी बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, एर्की, ये सब क्या है, मोनेरा में ही आएंगे। अगले पे आते हैं, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फिजिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ठीक है। यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए मीटर पर सेकेंड किसकी यूनिट होती है, तो ये स्पीड की होती है, और इसमें अगर आपको वेलोसिटी दिया था तो वेलोसिटी भी इसमें सही होता। स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। किलोमीटर पर आवर भी होती है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड किसी चीज की यूनिट ऐसी खास नहीं है। If a body moves with uniform velocity, its acceleration is, अब देखिए अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, जो इनिशियल वेलोसिटी है वही उसकी फाइनल वेलोसिटी है। तो ऐसा जब भी केस होगा तो उस केस में आपको याद रखना है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी सेम हो गई तो दोनों का डिफरेंस जीरो हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन यहाँ क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अ कार ट्रेवल्स एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर्स। डिस्टेंस बताना, तो देखिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए यहाँ पर स्पीड दिया है 60, टाइम दिया है 2, 6 2 जा क्या हो जाएगा 12, तो 120 क्या हो जाएगा, किलोमीटर में हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन कठिन कैसे किया जाएगा, इसी को अगर अचीवर सेक्शन में पूछेंगे तो ये आपको हो सकता है मीटर पर सेकंड में दे दें और टाइम आवर्स में दे दें, और जो आंसर दिया हो मीटर में दिया हो तो आप उस तरीके से क्या करेंगे, अपनी यूनिट्स को चेंज कर लेंगे, मतलब इस आर को आप क्या करेंगे, सेकंड में चेंज कर लेंगे, फिर आप सॉल्व करेंगे सेम फॉर्मूला यूज करके, आपका आंसर आ जाएगा। 24th देखिए क्या कह रहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट। तो सबको पता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, एक्शन रिएक्शन लॉ होता है। तो टू एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 25th पे आते हैं, मोमेंटम क्या होता है। तो देखिए फोर्स का फॉर्मूला याद रखिएगा, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। एक और चीज याद रखिएगा क्योंकि पूछी आ सकती है अचीवर सेक्शन में, इम्पल्स क्या होता है। तो फोर्स इनटू स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम टी, ठीक है, जो टाइम टी है टाइम है, ठीक है। तो फोर्स इनटू टाइम क्या होता है, स्मॉल, बहुत छोटा सा टाइम होता है, तो ये इम्पल्स देता है। पूछा गया है मोमेंटम क्या होता है, तो मोमेंटम सिंपल है, मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 26 पे आते हैं, इसमें देखिए कहा गया द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन। अब देखिए जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है, अगर आप फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला होता है G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन डी स्क्वायर। ये है क्या, दो बॉडीज हैं, ठीक है, जिनका एक का मास है M1, दूसरे का मास है M2, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, D है, ठीक है। तो जो दोनों के बीच में फोर्स लग रहा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स जो दोनों के बीच में होगा, वो दोनों के मास के प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब ये है डिस्टेंस अगर आप बढ़ाएंगे दोनों बॉडीज के बीच में तो फोर्स कम हो जाएगा। तो पहला दिया गया है डिपेंड्स ऑन मास एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, यही सही है, पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। अगले पे आते हैं, अब ये G जो है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू याद रखिएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कभी कभी दे दिया जाता है तो ये सब आप याद रख सकते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो सरफेस ऑफ अर्थ पे तो आपको पता ही होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। कठिन कब आता है क्वेश्चन, जब ये सेंटर पूछ लेते हैं, सेंटर ऑफ अर्थ पे ग्रेविटी क्या होती है। अगर मान लीजिए ये पूछा आता तो आंसर आता 0, ठीक है। याद रखिएगा कि जब आप ऊपर जाते हो, ठीक है, तो भी जी की वैल्यू कम होती है, और जब अंदर जाते हो अर्थ के तो भी जी की वैल्यू कम होती है, और सेंटर पे आते आते 0 हो जाती है, ठीक है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज अबाउट। अब देखिए मून पे जो वेट है वो किस पे डिपेंड करेगा, ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी होता है। तो मास तो हर जगह सेम रहता है, चेंज क्या होगा, केवल ग्रेविटी। अब ग्रेविटी जो मून पे है वो कितनी है, 1/6 है ग्रेविटी ऑन अर्थ के, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया वेट ऑन द ऑब्जेक्ट ऑन मून। अब मून पे जो वेट होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/6 वेट ऑन अर्थ। तो यहाँ पर 1/6 हो जाएगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसलिए बिल्कुल सही है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, वर्क डन इज 0 व्हेन। अब वर्क डन 0 कब होगा, तो वर्क का फॉर्मूला पहले देख लीजिए क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क 0 कब हो सकता है, जब फोर्स 0 हो, डिस्प्लेसमेंट 0 हो, या दोनों ही 0 हो। अब देखिए यहाँ पर दोनों चीजें आपको 0 नहीं दी है, तो आपको ये याद रखना है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे तो डिपेंड करता ही करता है, और एक कॉस थीटा भी होता है। थीटा क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। मान लीजिए फोर्स है और इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, और दोनों के बीच का एंगल मान के चलते हैं 90 डिग्री बनता है, मान लिए बन रहा है, तो cos 90 क्या होता है, 0 होता है। तो उस केस में भी वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है सेम डायरेक्शन में गलत है, अपोजिट डायरेक्शन में गलत है, यहाँ निगेटिव वर्क होगा, यहाँ पॉजिटिव वर्क होगा ऊपर वाले में, ठीक है, जब सेम डायरेक्शन में होंगे। लेकिन अगर परपेंडिकुलर होंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होते हैं, तो वर्क क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अगले पे आते हैं एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी की यूनिट क्या होती है, तो एनर्जी की एसआई यूनिट होती है जूल, ठीक है। पावर की क्या होती है, पावर की होती है वॉट, ठीक। इसके बाद फोर्स की क्या होती है, फोर्स की होती है न्यूटन, और प्रेशर की क्या होती है, प्रेशर की होती है पास्कल। ये तीनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पता ही होगा,
काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², ये मास हो गया, वेलोसिटी हो गई, इसका मतलब मास और स्पीड पे या वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी पूछा था किस पे डिपेंड करती है, तो mgh फॉर्मूला होता है, तो मास पे डिपेंड करेगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करेगी, और जिस हाइट पे बॉडी होगी उस पे डिपेंड करेगी। ठीक है, अगले पे आते हैं 32nd, क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ साउंड इज हाईएस्ट इन, तो साउंड की स्पीड के बारे में पता ही होगा आपको थोड़ा सा, कि सॉलिड में जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड में होती है, और फिर सबसे कम किस में होती है, गैस में होती है, और अगर वैक्यूम में पूछा है क्या होती है तो ज़ीरो होती है। तो स्पीड जो साउंड जो होती है वो वैक्यूम में ट्रेवल इसीलिए नहीं कर पाती, तो ए ऑप्शन इसमें सही है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी यूनिट क्या होती है, तो फ्रीक्वेंसी यूनिट होती है हर्ट्ज। ठीक है, डेसिबल किसकी यूनिट होती है, तो लाउडनेस की यूनिट है डेसिबल। ठीक है, जूल एनर्जी की है वॉट किसके बताई दिया। इसके बाद एक वेवलेंथ आप याद रखिएगा, इस चैप्टर से वेवलेंथ का यूनिट पूछी जा सकती है, वेवलेंथ की यूनिट होती है मीटर। लेंथ है ना, तो लेंथ से रिलेटेड चीज है तो मीटर हो जाएगी। टाइम पीरियड की अगर यूनिट पूछी जाए तो ये सेकेंड होती है। अगले में कहा गया साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, किस में ट्रेवल नहीं कर सकता, तो बताया भी हमने आपको वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता, तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पैथोजेंस क्या होते हैं, तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिससे क्या होती है, जो डिजीज कॉज करते हैं, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स तो अलग चीज़ है, एंटीबायोटिक्स तो दी जाती हैं जिससे एक इम्यूनिटी डेवलप होती है और कहीं ना कहीं वो हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पैथोजेंस के खिलाफ फाइट कर सकते हैं। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस। वायरस से कौन सी डिजीज होगी, तो टीबी जो है बैक्टीरिया से होती है, मलेरिया अगर आप देखेंगे प्रोटोजोआ से होता है, कॉलेरा बैक्टीरिया से होता है, इन्फ्लुएंजा जो है ये वायरस से होता है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं, द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर चेंजेस इनटू लिक्विड वाटर। अब देखिए वाटर वेपर था और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब एक तरीके से ऐसे है कि गैस कन्वर्ट हो रही है किस में, लिक्विड में। तो जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो उस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम। अब ओजोन लेयर आपसे पूछा जा सकता है कि ओजोन लेयर कौन सी लेयर में है। ठीक है, एटमॉस्फेयर की किस लेयर में है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, याद रखिएगा स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। और ये क्या करती है कि यूवी रेस को अर्थ पे आने से रोकती है, तो यूवी रेस को प्रोटेक्ट करती है कि वो अर्थ पे ना आ सके। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन सेम फील्ड। अब देखिए 2 या 2 से अधिक क्रॉप अगर एक फील्ड पे लगाए जा रहे हैं साइमल्टेनियसली तो उसको क्या कहेंगे, मिक्स्ड क्रॉपिंग कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन है, ग्रीन मैन्योर इज ऑब्टेन्ड बाय। अब ग्रीन मैन्योर कैसे ऑब्टेन्ड किया जाएगा, ठीक है, तो कंपोस्टिंग किचन वेस्ट, प्लोइंग ग्रीन प्लांट्स इनटू दी सॉइल, तीसरा दिया एडिंग केमिकल फर्टिलाइजर, यूजिंग एनिमल वेस्ट। तो देखिए सबसे अच्छा तरीका क्या है ग्रीन मैन्योर ऑब्टेन करने का, पहला तो ये दिया गया है कंपोस्टिंग किचन वेस्ट, तो कंपोस्ट करेंगे तो भी ग्रीन मैन्योर तो बनेगा लेकिन उससे अच्छी क्वालिटी का नहीं बनेगा। लेकिन अगर कोई ग्रीन प्लांट है, छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनको अगर एक तरीके से प्लो कर दिया गया है सॉइल में तो वो ग्रीन मैन्योर अच्छा बना देते हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 40 क्वेश्चंस हम लोग ने डिस्कस किए जो बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।